सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एज ऑल ऑफ यू नो मस्ट नो दैट माय नेम इज चित्रांश दादेश। आई एम गोइंग टू बी योर फ्रेंड एंड योर कंपेनियन फॉर रीड इंग्लिश एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ कृष्णा अकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, और लास्ट जो हमारा वीडियो था वो आपका कैसा रहा, तो उसका जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर उसमें कोई चीज़ आपको डाउटफुल लगती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि ये वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट फर्स्ट या पार्ट ए जो है हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हमने बेसिक्स जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सबसे पहला रूल था, सब्जेक्ट मस्ट अग्री विथ इट्स वर्ब, कि एक सब्जेक्ट को अपनी वर्ब के साथ अग्री होना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने बात की थी। और उसी के साथ में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ सीखा था कि किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। उसी के साथ में हमने मेन वर्ब का यूज़ भी सीखा था कि किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, कहाँ एस, ई एस, आई ई एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो वो सब हमारा बेसिक था और वो बेसिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब वेरियस एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स आपके सामने आएंगे, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो ठीक तरीके से देखा है तो यहाँ के जितने, इस वीडियो के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आप बहुत ईजीली उनके साथ रिलेट कर पाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो नए आए हैं, अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, तो पहले प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस पे आप जो भी चीज़ जब भी आपको लगे लेक्चर के बीच में, उस समय में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसका समाधान करने की। जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो अब देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हम लोगों का ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ एंड। जब 2 सब्जेक्ट यानी कि जब 2 कर्ता एंड से यानी कि और शब्द से जुड़े हुए हों, एंड शब्द से अगर जुड़े हुए होते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, या उसमें हमें कौन कौन सी और सावधानी बरतनी चाहिए। तो ज़रा एक बार इसको देखते हैं ध्यान से। चलिए, कि एंड वर्ड के साथ अगर हमारा कोई वर्ड, कोई सेंटेंस अगर बन रहा है तो उसमें कितने वेरिएशंस हो सकते हैं। देखिएगा, इस किताबों में भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ये आपको 6-7 रूल मिलेंगे अलग अलग। लेकिन हमने क्या किया, इन सारे रूल्स को एक साथ एक जगह किया है और काफ़ी मेहनत लगी है उसके अंदर। ट्रस्ट में मुझे सारा टाइप करना पड़ा और आई होप कि हमारे लिए ये यूज़फुल हो। अगर ये यूज़फुल होगा तो मेरी पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो कोशिश करें गाइज, हम मेरे साथ बने रहें आप, और इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या कहता है कि एक सब्जेक्ट आता है, उसके साथ में एक एंड आता है और दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है, तो वहाँ पर हमारी वर्ब क्या होगी, हमेशा प्लूरल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे कि एक सब्जेक्ट है हमारा राम, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मोहन। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, गोइंग टू मार्केट। तो राम बाजार जा रहा है और मोहन बाजार जा रहा है, तो सीधे तौर पर 2 लोग हैं जो एक एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। वो एक्शन क्या है, बाजार जाने का एक्शन है। तो राम एंड मोहन, बाजार जाने वाले कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। 2 लोग होते के साथ ही हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, प्लूरलाइज हो जाती है। तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हुआ, हमारी वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल हो गई। और मैंने किसका इस्तेमाल किया, ज़रा देख करके बताइए ठीक से। मैंने यहाँ पर आर का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है आर का। तो आर का यूज़ करने से क्या रहा मेरा यहाँ पे, कि ये मेरे जो सब्जेक्ट है पूरा, ये राम एंड मोहन जो मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट है, ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब भी मैंने प्लूरल ही इस्तेमाल की। सेकंड हम देखते हैं, रीटा एंड कविता हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर 2 जगह मैंने इस्तेमाल किया है, प्लूरलाइज करने की कोशिश की है। दोनों जगह पर आप देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ हैव का यूज़ किया। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता, यानी कि हमारा जो डी है अगर वो होता, तो मैं यहाँ लगाता हैज़। गेटिंग माई पॉइंट। और हैज़ कौन सी वर्ब है मेरी, सिंगुलर वर्ब है।
लेकिन यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर बन रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल, जिसकी वजह से मुझे क्या यूज करना पड़ा, हैव यूज करना पड़ा, जो कि मेरी प्लूरल वर्ब बनती है। क्योंकि रीटा हैज कंप्लीटेड हर वर्क एंड कविता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, यानी कि रीता ने अपना काम पूरा कर लिया और कविता ने अपना काम पूरा कर लिया। एक वाक्य में बोलो दोनों बातों को, रीटा और कविता ने अपना जो काम था वो पूरा कर लिया। क्योंकि जैसे ही रीटा और कविता मेरे यहाँ पर दो हुए, तो मैं यहाँ पर देखो अभी बोलते समय मैं क्या बोल रहा था, हर वर्क, क्योंकि मैं एक एक का नाम ले रहा था तो सिंगुलर हुआ। लेकिन जैसे ही यहां पर मैंने दोनों का नाम एक साथ लिया, देयर हो गया। क्यों? क्योंकि यहां मेरा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। और अगर मेरा नाउन प्लूरल है या मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए अगर मैं प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो प्रोनाउन भी प्लूरल ही होना चाहिए, वो प्रोनाउन सिंगुलर नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल इजी है, इसमें हमें कोई भी समझने में समस्या नहीं हुई। सेकंड टॉपिक हमारा आता है जो कहता है नाउन या एडजेक्टिव जब एंड से जुड़े हों। अब नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों तो समस्या हो जाती है। समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर सिंगुलर भी आ जाता है, वहां पर प्लूरल भी आ जाता है। डिनोट्स सिंगल आइडिया, पर्सन और थिंग। अगर दो नाउन या दो एडजेक्टिव मिलकर के किसी एक ही विचार को, किसी एक ही व्यक्ति को, किसी एक ही वस्तु को दर्शा रहे हो, तो वहां पर हमारी वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। और अगर एक से ज्यादा दर्शा रहे हैं, एक से ज्यादा दर्शा रहे हैं, तो वहां पर हमारी वर्ब प्लूरल हो जाती है। तो देखिए यहां पर एक से ज्यादा दर्शा रहे थे ऊपर वाले रूल में, तो प्लूरल हो गई। अब यहां पर देखते हैं कि दो चीजें मिलकर के एक विचार को कैसे बता सकती है। पहला एग्जांपल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो धीरे धीरे और लगातार चलता है वो रेस यानी कि दौड़ जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टडी दोनों मिलकर के एक सिंगल स्ट्रेटेजी है। कितनी स्ट्रेटेजी है बोलो? एक स्ट्रेटेजी बन रही है। उस स्ट्रेटेजी के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है स्लो, दूसरा पार्ट है स्टडी। तो एक ही बात के दो हिस्से हैं। योजना एक ही है लेकिन हिस्से कितने हैं? दो हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा इस वाले रूल में कि 1 + 1 = 2 हो रहा है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? 1 + 1 = 1 ही हो रहा है, क्योंकि इस एक के ही ये दोनों भाग हैं और इन दोनों भागों के मिलने से ये एक पूरा हो रहा है। क्योंकि स्लो एक पार्ट हुआ, स्टडी एक पार्ट हुआ, और दोनों मिलकर के स्ट्रेटेजी कितनी बनी? एक स्ट्रेटेजी बनी। इसी तरीके से मैं कहता हूं, राजस्थान के लोग बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाएंगे, दाल एंड बाटी इज माय फेवरेट डिश। दाल बाटी जानते हो? जो राजस्थान के लोग होंगे जरूर जानते होंगे। हाँ, दाल बाटी चूरमा हम भारत के सूरमा है। तो दाल बाटी जो है वो मेरी फेवरेट डिश है। तो अब यहां पर मुझे एक बात बताइए कि दाल और बाटी मिलकर के कितनी डिशेस बना रही है? दे आर मेकिंग अ सिंगल डिश, एक डिश है। कोई ऐसा है क्या यहाँ पे जो दाल अलग खाता हो और बाटी अलग खाता हो? दाल और बाटी दोनों मिलाकर के ही तो खाते हैं, तभी तो एक डिश बनेगी। तो यहां पर क्या है? मेरी एक है दाल, एक है बाटी, और डिश भी एक ही है। यानी कि जब किसी एक के दो हिस्से करके बताए जा रहे हो तो वहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा रह जाता है? सिंगुलर रह जाता है, और उसके साथ लगने वाली वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। ये देखिए मैंने विंस लगाया, क्या पढ़ा था कल हमने? सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो प्लस सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस का प्रयोग किया जाता है। राइट और रॉन्ग? यही तो हमने देखा था। यहां पर हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया, और मेरा सेंटेंस क्या बना? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? दाल एंड बाटी इज, ना कि आर। किसका इस्तेमाल कर रहा हूं? इज का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि दोनों मिलकर के एक बना रहे हैं। जो स्टूडेंट्स दाल बाटी नहीं समझते हैं कि भाई क्या होती है दाल बाटी, मुझे लगता नहीं है वैसे कोई ऐसा होगा, उनके लिए एक एग्जांपल है, रेड बीन्स एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। ओके, रेड बीन एंड राइस होते हैं राजमा और चावल। तो राजमा चावल मिलकर के एक डिश है, या राजमा अलग डिश है और चावल अलग डिश है? राजमा चावल मिलकर के एक डिश बनती है। तो इसलिए हम यहां पर क्या कहते हैं?
इज माई फेवरेट डिश, ना कि आर माई फेवरेट डिश। जब दो यूनिट मिलकर के एक सिंगल यूनिट बनाती है, फिर से मेरे साथ दोहराओ, जब दो यूनिट मिलकर के, बोलो, जब दो यूनिट मिलकर के एक सिंगल यूनिट बनाती है, तो वहां पर हमारी जो वर्ब है वो वर्ब कैसी रह जाती है? सिंगुलर रह जाती है, वो वर्ब प्लूरलाइज नहीं होती है। तो पहला रूल क्या कह रहा था? दो अलग अलग चीजें मिल रही है, मिलकर के बहुवचन बन रही है, प्लूरल हो रही है, तो जो वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। अब यहाँ पर दो अलग अलग चीजें मिलकर के सिंगुलर बन रही है, और सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही रहेगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगला, इसी में देखो, अभी तक हम एंड में ही चल रहे हैं गाइस, बाकी किताबों में और जगह आप देखेंगे तो एंड का एक रूल बता करके वो एंड वहां खत्म हो जाता है, लेकिन हम एंड को पूरा देख रहे हैं। एक टॉपिक अगर छेड़ेंगे तो उस टॉपिक को 0 to 100 पूरा खत्म करके ही मानेंगे। ऐसा नहीं कि आधा अभी पढ़ लिया आधा बाद में पढ़ेंगे, नहीं, एंड पढ़ रहे हैं, 15 मिनट का वीडियो बने चाहे 50 मिनट का वीडियो बने, एंड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में अगला टॉपिक जो आएगा उसको भी कंप्लीट लेते हुए चलेंगे। अलग अलग टुकड़ों में पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं, थर्ड हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन एंड, यानी कि जब दो अनकाउंटेबल नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ब प्लूरल हो जाती है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के लिए नाउन का एक वीडियो बना रखा है, वहां जाकर के देखिए। टोटल हमारी 5 नाउन होती हैं, PCC MA। PCC हमारी काउंटेबल नाउन्स है और MA हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स है। शॉर्ट में बोल दिया, कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ पर क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये तीनों की तीनों नाउन हमारी क्या है? काउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है। यू कैन काउंट देम 1 2 3 4 5। कोई इंसान हो, कोई वस्तु हो या कोई समूह हो, उसे आप गिन सकते हो। लेकिन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पदार्थवाची संज्ञा और भाववाची संज्ञा, इन्हें आप गिन नहीं सकते, तो ये हमारी क्या बनेगी? अनकाउंटेबल नाउन्स बनेंगी। बोलो हाँ कि ना, बोलते चलो गाइस साथ के साथ, हाँ कि ना। यानी कि अगर कोई पदार्थ है जिसे नापा जाएगा, मापा जाएगा, तोला जाएगा, तो वो अनकाउंटेबल रहेगी। आपके कोई भी भाव हैं, विचार हैं, आपका कोई स्टेट है, तो वो हमेशा अनकाउंटेबल रहेगा। तो यहाँ पर हमारा वापस टॉपिक क्या आ गया? अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि दो अनकाउंटेबल नाउन है हमारे पास, एंड से जुड़ी हुई है। वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। क्या पानी को गिना जा सकता है? नहीं, पानी को मापा जाता है लीटर्स के अकॉर्डिंग। क्या ऑयल को गिना जा सकता है? नहीं, इसे भी लीटर के अकॉर्डिंग मापा ही जाता है। तो क्या मेरे पास मेरी अनकाउंटेबल नाउन जो चाहिए थी वो आई कि नहीं आई? इस अकॉर्डिंग मेरे पास दो अनकाउंटेबल नाउन्स आ गई। इसके साथ देखो मैंने क्या लिखा? आर लिक्विड, यानी कि पानी और तेल क्या हैं? तरल हैं। तो जब मैंने वाटर एंड ऑयल कहा तो वाटर और ऑयल मिलकर के एक यूनिट का निर्माण नहीं कर रहे। पानी अलग चीज है, तेल अलग चीज है। हाँ, दोनों के दोनों लिक्विड हैं, लेकिन पदार्थ तो दो हैं। पदार्थ कितने हैं? दो हैं। तो दो होने के कारण यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरलाइज हो गया। और प्लूरलाइज सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। तो देखिए जरा यहाँ मैंने किसका इस्तेमाल किया है? इसका इस्तेमाल किया है कि आर का इस्तेमाल किया है? यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ आर का। राइट और रॉन्ग? वापस से रिवीजन कर लो गाइस फटाफट। 1 + 1 = 2। जब दो अलग अलग चीजें मिलकर के एक बहुवचन का निर्माण करे तो हमारा जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाएगी। जब दो मिलकर के एक का निर्माण करे तो वर्ब हमारी सिंगुलर रह जाएगी। जब दो अनकाउंटेबल नाउन मिले तो भी वर्ब हमारी प्लूरल ही रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस, इसी में चल रहे हैं अभी हम, एंड में ही हैं, एंड खत्म नहीं हुआ है। एंड का अभी तक एंड नहीं हुआ है। AND जो है वो अभी END में नहीं गया है, इसलिए बने रहिए साथ में। फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ एंड क्या कहता है? 1 or 2 आर्टिकल विथ एडजेक्टिव्स और नाउन, यानी कि एक या दो आर्टिकल का जब प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव्स के साथ या नाउन्स के साथ, यानी विशेषण के साथ या फिर संज्ञा के साथ,
तो वन आर्टिकल अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और टू आर्टिकल्स अगर होंगे तो प्लूरल वर्ब का वहां प्रयोग किया जाना चाहिए। जरा समझें इस बात को, कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए साहब, क्या हुआ कि हमारे जो गुरुजी थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो प्रिंसिपल भी थे, और या टीचर जो थे हमारे, जो वो टीचर भी थे और वो सिंगर भी थे। यानी वो शिक्षक तो थे ही बाय प्रोफेशन, लेकिन वो गायक भी थे। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक व्यक्ति शिक्षक और गायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है, इसमें कोई ऐसी ताज्जुब वाली बात तो है नहीं। तो शिक्षक भी थे और गायक भी थे, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो कि शिक्षक भी है और गायक भी है। तो मैंने आर्टिकल कितनी बार लगाया? एक बार लगाया। मैंने क्या कहा? वन आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, यानी कि एक आर्टिकल लगाया, मतलब एक ही व्यक्ति की दोनों विशेषताएं हैं। माय प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर, मेरा प्रिंसिपल जो मेरा इंग्लिश टीचर भी है, तो मैं उसे क्या कहूँ? मेरा प्रिंसिपल कहूँ, मेरे प्रिंसिपल सर कहूँ, या मेरे इंग्लिश टीचर के सर कहूँ, इंग्लिश की टीचर कहूँ? दोनों में से मैं क्या कहूँ? मैं दोनों ही कह सकता हूँ कि वो मेरे प्रिंसिपल भी हैं और वो मेरे इंग्लिश फैकल्टी भी हैं, इंग्लिश टीचर भी हैं। इज कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर आ रहे हैं। आने वाले लोग कितने हैं? एक। कैसे पता चला? क्योंकि आर्टिकल एक ही लगा हुआ है। राइट और रॉन्ग? गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक आर्टिकल है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कितना है? एक ही व्यक्ति है जिसके ये दोनों विशेषताएं हैं कि वो टीचर भी है और सिंगर भी है। इज गोइंग टू टेम्पल, तो मैं यहाँ पर एक व्यक्ति है इसलिए मैंने लगाया इज। वो मंदिर जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति है जो टीचर भी है और सिंगर भी है, और कहाँ जा रहा है? मंदिर जा रहा है। तो इज गोइंग टू टेम्पल। सेकंड आता है अ टीचर एंड अ सिंगर। अब यहाँ पर दो लोग मंदिर जा रहे हैं। कितने लोग मंदिर जा रहे हैं? यहाँ पे दो लोग मंदिर जा रहे हैं। पहला व्यक्ति कौन है? टीचर है। दूसरा व्यक्ति कौन है? सिंगर है। जाने वाले कितने? दो लोग। तो मैं इज लगाऊं कि आर लगाऊं? बोलो भाई, आपके अकॉर्डिंग क्या लगाया जाना चाहिए? इज का यूज करूं कि आर का यूज करूं? इज का यूज तो तब कर सकता हूं जब दोनों एक ही होते, लेकिन यहां पर तो अ टीचर एंड अ सिंगर है, यानी कि टीचर अलग है और सिंगर अलग है। तो टीचर भी जा रहा है, सिंगर भी जा रहा है, दोनों साथ साथ मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, गोइंग टू टेम्पल। तो यहाँ पर हमारी बात समझ में आ गई कि अगर एक आर्टिकल होगा, वन आर्टिकल, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। दो आर्टिकल होंगे तो हमारी वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। तो जरा एक बार वापस से हम लोग उसे रिवाइज करें। 1 + 1 = 2, यानी कि दो कर्ता हैं, दोनों कर्ता मिलकर के क्या कर रहे हैं? प्लूरलाइज कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट को, तो वर्ब भी प्लूरल हो गई। दो मिलकर के एक का निर्माण कर रहे हैं, एक यूनिट, सिंगल यूनिट बना रहे हैं, डिश बना रहे हैं, ड्रेस बना रहे हैं, तो वहां पर हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर रह जाएगी। थर्ड हम यहां पर देखते हैं कि अगर दो नाउन या एडजेक्टिव जो हैं वो एक ही आइडिया, पर्सन या थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर रह जाएगी। दो अनकाउंटेबल नाउन्स अगर साथ में लगती हैं तो प्लूरल वर्ब हो जाएगी। अगर एक आर्टिकल होगा, मतलब एडजेक्टिव और दो एडजेक्टिव और नाउन के साथ में अगर एक आर्टिकल होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, और दो आर्टिकल होंगे तो वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी? प्लूरल वर्ब का वहां प्रयोग किया जाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना, राइट और रॉन्ग? गेटिंग माय पॉइंट गाइस? तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। किसके बारे में? एंड के बारे में। एंड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सारे रूल्स हैं जो अलग अलग जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनको सबको एक जगह कंपेरेटिवली पढ़ लिया हम लोगों ने। अब एंड से रिलेटेड ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जो हमारी नजर से बाहर जा सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नेक्स्ट मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है हमारा? देखिए, चलिए क्या कह रहा है नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, यानी कि जब दो कर्ता जुड़े हुए हों। किससे जुड़े हुए हों? ये नीचे सारे शब्द लिखे हुए हैं, किस किस से जुड़े हुए हों? एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेन्ड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। अगर इन सब से अगर दो कर्ताओं को जोड़ा जाता है, बिल्कुल जैसे दोनों के शब्दों के बीच में एंड आया था ना, वैसे इनमें से कोई सा भी शब्द आ सकता है दो कर्ताओं के
मध्य, दो सब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी वर्ड आ सकता है इनमें से। अगर वो वर्ड दिखाई दे तो हमें क्या करना है? प्रश्न ये आता है, उत्तर ये रहा, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। माय फादर लाइक माय ब्रदर्स क्लेवर। अब मुझे एक बात बताइए, इज एम आर के अकॉर्डिंग भरना है यहां पे। माय फादर, मेरे पिता बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह ही बुद्धिमान हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ तो आ गया माय फादर जो कि है सिंगुलर, एक तरफ आ गया माय ब्रदर्स जो कि है प्लूरल। अब मुझे बताओ कि किसके अकॉर्डिंग भरूं, सिंगुलर के अकॉर्डिंग भरूं कि प्लूरल के अकॉर्डिंग भरूं, क्योंकि यहां तो दोनों ही आ गए। तो यहां पर सीधे तौर पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बात की जा रही है मेरे पिताजी की। किसकी बात की जा रही है? माय फादर की बात की जा रही है कि मेरे पिताजी बुद्धिमान हैं। किसकी तरह बुद्धिमान है? मेरे भाइयों की तरह। तो इस वाक्य में अगर हम देखें तो कर्ता तो मेरे पिताजी हैं, मेरे भाइयों से तो केवल उनकी तुलना की जा रही है। मेरे भाइयों से क्या किया जा रहा है? उनकी समानता बताई जा रही है कि वो बुद्धिमान है। किसकी तरह बुद्धिमान है भाई? मेरे भाइयों की तरह बुद्धिमान। जैसे मेरे सारे भाई बुद्धिमान है वैसे मेरे पिता भी बुद्धिमान है। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूं? माय फादर लाइक माय ब्रदर्स, आंसर होगा इज क्लेवर, ना कि आर क्लेवर, क्योंकि हमारा रूल यहां क्या कह रहा है? वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है? माय फादर। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? माय ब्रदर्स। राइट और रॉन्ग? तो माय फादर और माय ब्रदर्स में से जो पहला हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वहां पर वर्ब को पुट करना है। अगर मान लीजिए माय ब्रदर्स पहले होता और माय फादर बाद में होता तो क्या आंसर सेम रहता? अगर माय ब्रदर्स पहले होता और माय फादर बाद में होता तो क्या उस परिस्थिति में हमारा आंसर सेम रहता? क्या नहीं, हमारा आंसर सेम नहीं रहता, क्योंकि हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट चेंज हो जाता। हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट वहां क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता। और अगर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता? यहां पर आर का इस्तेमाल करना पड़ता। माय ब्रदर्स लाइक माय फादर आर क्लेवर, यानी मेरे भाई बुद्धिमान हैं सारे। किसकी तरह? मेरे पिता के समान। राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे सारे भाई, जैसे हिंदी के अकॉर्डिंग देखेंगे थोड़ा चेंज हो जाएगा, मेरे सारे भाई बुद्धिमान, तो वहां पर मेरे जो कर्ता है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरलाइज हो गया। एग्जाम्पल देखिए, मुकेश अलोंग विथ स्टूडेंट्स। अब मुकेश है पहले और उसके बाद में है स्टूडेंट्स। दोनों वर्ड किससे जुड़े हुए हैं? अलोंग विथ से। देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है? इज का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि मेरा पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर हो गई। इसी जगह पर मैं देख रहा हूं टीचर्स विथ प्रिंसिपल, तो अब यहां पर मेरा पहला सब्जेक्ट जो है वो क्या है? प्लूरल है, और वर का इस्तेमाल किया है मैंने, तो यहां पर ये भी क्या हो गया? यह मेरी हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी प्लूरल हो जाएगी। प्लूरल कैसे हो जाएगी? क्योंकि टीचर्स जो है वो प्लूरल है और मेरा नियम कहता है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर ये सारे के सारे शब्द दिखाई दें तो, अगर ये सारे के सारे कंजक्शंस दिखाई दें जो मेरे कर्ता को, जो मेरे सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं, पॉइंट नंबर हमारा 3 आता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आई होप ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट, ओह आई एम सॉरी, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जो हर जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें ध्यान से देखिए, कौन से वर्ड्स के साथ कौन सा वर्ब लगाना चाहिए, इसे आप ध्यान से देखते चलेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर हमारा 3 आता है। रूल नंबर 3 हमारा यहां पर क्या कह रहा है? 3 कह रहा है, पहले बोर्ड साफ करो। यही तो कहेगा बेचारा 3 कि समझाने के लिए थोड़ी सी जगह कर लो, बोर्ड साफ कर लो, ताकि आप कुछ लिख पाओ और हम कुछ समझ पाएं। चलिए
व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ, वापस वही बात आ गई, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, क्या हो, जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों, किस किस से, या तो नाइदर नॉर से, हिंदी में बोलते हैं ना तो ना, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि दो लोगों की बात की जा रही है और दोनों में से एक भी वो व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है भैया, मैंने अपने दोनों भाइयों से कहा कि बाजार चले जाओ, ना तो मेरे बड़े भैया ना ही मेरा छोटा भाई बाजार जाने को तैयार है। मैंने कितने लोगों से कहा बाजार जाने को, 2 लोगों से। मना किसने किया, दोनों ने। तो नाइदर माई एल्डर ब्रदर नॉर माई यंगर ब्रदर वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट, यानी कि ना तो मेरा बड़ा भाई ना ही मेरा छोटा भाई बाजार जाना चाहता है। तो यहां पर मेरा इक्वेशन क्या बना, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दो लोगों की बात की गई, घटे कितने, 2 के 2 ही, बचा क्या, 0, यानी कि एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा, नेगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। आइदर और, वापस कंडीशन वही है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक दूर से जाता हुआ कोई व्यक्ति मेरे को दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि राम जा रहा है कि मोहन जा रहा है, तो मैं कहूंगा आइदर राम और मोहन इज गोइंग टू मार्केट, यानी कि दूर से दिख रहा है कोई एक जा रहा है सामने, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि राम है कि मोहन है। तो मैंने किसका इस्तेमाल किया, आइदर और का, या तो राम या मोहन बाजार जा रहा है, दोनों में से कौन जा रहा है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई एक तो जा रहा है, सामने जाता हुआ दिख ही रहा है ना मुझे, तो लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि उन दोनों में से कौन है। तो यहां पर एक व्यक्ति जो होगा वो काम को करता हुआ दिखाई देगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, बोलो, बोलते चलो फटाफट, ना केवल बल्कि, ना केवल राम बल्कि मुकेश भी बाजार जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, बाजार जाने वाला कौन है, केवल राम है, ध्यान रखना। मुकेश तो केवल उसका साथी बनने की कोशिश कर रहा है, उसे तो पीछे से गाड़ी में लाद दिया गया है कि तू यहाँ क्या करेगा, तू भी निकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हमारा कंजक्शन है नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या और के अंदर बिल्कुल यही आ जाएगा, मुकेश नॉर सुरेश, मुकेश और सुरेश, तो मुकेश या सुरेश और मुकेश ना ही सुरेश। तो नॉर और का तो बिल्कुल ऐसे बैठ जाएगा जैसे नाइदर नॉर और आइदर और का बैठा हुआ है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हमें क्या देखना है, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट टू हुम, किसके सबसे नजदीकी, नियरेस्ट टू वर्ब, यानी कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी जो वर्ब के सबसे करीबी सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, वर्ब के सबसे करीबी सब्जेक्ट होगा। जरा एक बार समझने की कोशिश करें। मान लीजिए यहां पे है नाइदर और यहां पे है नॉर, ओके। अब नाइदर नॉर के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हुए चलेंगे इज एम आर के अकॉर्डिंग, ठीक है, इज एम आर के अकॉर्डिंग। सूक्ष्म में बता रहा हूं बिल्कुल, अभी एग्जांपल हमारे सामने है, मैं इसको डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। मैं यहां पे कहता हूं बॉय और यहां कहता हूं गर्ल, फिर मैं यहां कहता हूं बॉयज, यहां अभी भी कहता हूं गर्ल, फिर यहां कहता हूं बॉय, फिर यहां कहता हूं गर्ल्स, फिर यहां कहता हूं बॉयज और फिर यहां कहता हूं गर्ल्स। अब ये देखिए 4 सिचुएशन हो गई, इन 4 से 5वीं और कोई सिचुएशन मेरे सामने हो नहीं सकती, केवल ये 4 ही सिचुएशन हो सकती है। तो क्या बन रहा है, नाइदर बॉय नॉर गर्ल, नाइदर बॉयज नॉर गर्ल, नाइदर बॉय नॉर गर्ल्स और नाइदर बॉयज नॉर गर्ल। तो अब यहां पर क्या है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब मुझे यहां फिल करनी है, उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाली लाइन उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट है। कौन सी लाइन है उसका नियरेस्ट सब्जेक्ट, सबसे पास वाला सब्जेक्ट यही है, गर्ल, गर्ल, गर्ल्स और गर्ल्स। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जब हेल्पिंग वर्ब भरनी है तो मैं क्या भरूंगा, यहाँ पे आ गया मेरा इज, यहाँ पे आ गया मेरा इज, यहाँ पे आ गया मेरा आर और यहाँ पे आ गया मेरा आर। मुझे मतलब ही नहीं है यहाँ पे क्या है, मुझे मतलब ही नहीं है कि आगे क्या आ रहा है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा रूल साफ कहता है वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा, बाद वाला होगा। बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने वहां पर मेरी हेल्पिंग वर्ब को फिल कर दिया। तो मुझे बताओ इनसे मुझे क्या मतलब है कि बॉय है कि बॉयज है, गेटिंग माई पॉइंट। तो जब भी नाइदर नॉर दिखे,
आइदर और दिखे, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिखे, और दिखे, नॉट दिखे, कृपया करके हाथ जोड़ कर आपसे कह रहा हूं कि वर्ब के सबसे पास वाला, वर्ब के सबसे पास वाला जो आपका वर्ड हो उसी को आप सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब को फिल करेंगे। मान लीजिए मेरा जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक हो गया, गड़बड़ कर दी मैंने पूरी, मेरा वाक्य जो है वो प्रश्नवाचक हो गया। वाक्य के प्रश्नवाचक होते ही वर्ब वाक्य में सबसे पहले आ जाएगी। वर्ब कहाँ आ जाएगी? वाक्य में सबसे पहले आ जाएगी। और जैसे ही वाक्य में सबसे पहले आएगी, अभी तक हमने जो देखा उसका पूरा डायामीटर चेंज हो जाएगा, सारे के सारे डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे उसके। कैसे चेंज होंगे? देखो, सॉरी गाइस, क्या बना मेरा? सॉरी, क्वेश्चन मार्क। लास्ट क्या सेंटेंस बना मेरा? आर बॉयज और गर्ल गोइंग टू मार्केट। अब क्योंकि जब मेरा हेल्पिंग वर्ब यहां आ गया तो मेरे लिए नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा हो गया? सबसे पहले वाला। इसलिए मैंने नहीं कहा कि बाद वाले सब्जेक्ट को आप मेन सब्जेक्ट मानो, नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट को मानने का कोई मतलब नहीं है। हमें यहां पर क्या बोलना है? वर्ब के सबसे नियरेस्ट जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो वर्ब के सबसे समीप कौन आ गया? बॉयज वर्ड जो है वो सबसे समीप आ गया। और साधारण वाक्य होता तो ये आर उधर जाता, तो गर्ल होने की वजह से वहां पर इज लग जाता, आर नहीं लगता। बात समझ में आई? ट्रिकी क्वेश्चन अगर पूछ ले, घुमा करके पूछ ले, पकड़ना तो कान ही है, चाहे सीधा पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, कान को पकड़ने नहीं देना है। वो कैसे भी कोशिश करे, सीधा पकड़ने की कोशिश करेगा तो हम वैसे ही नहीं पकड़ने देंगे, और अगर घुमा के पकड़ने की कोशिश करे तो भी हम कहेंगे कि भैया हम उस पछड़े में नहीं फंसने वाले। तो हम क्या कहेंगे? वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? उसका सबसे करीबी जो करता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। जरा एग्जाम्पल देखते हैं। नाइदर गर्ल नॉर बॉयज। तो अब मेरे बताओ सही है कि गलत है? हेल्पिंग वर्ब के लिए सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा आया? बॉयज आया कि नहीं आया? तो बॉयज के अकॉर्डिंग आर लगा कि नहीं लगा? भले ही आगे गर्ल हो, हमें मतलब नहीं है। नॉट ओनली बॉयज बट ऑल्सो गर्ल्स। वापस बात वही आ गई, गर्ल्स के साथ भी आर लग गया, क्योंकि वर्ब के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? गर्ल्स है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? ये दोनों ही, ये दोनों के दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट है। इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज कर रहे हैं, इसका यूज नहीं कर रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है ये? अब आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर नॉट, ये तो हम लोग बहुत आसानी से समझ जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। आइदर और नाइदर अगर सब्जेक्ट के तौर पर आए तो वो प्रोनाउन है, आइदर और नाइदर नॉर आए तो वो कंजक्शन है, और या नॉर आए वो भी कंजक्शन है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइदर या नाइदर के साथ ऑफ आ जाए, अब क्या करना चाहिए? तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें अगले रूल की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगला रूल हमारा जो है वो क्या कहता है, जरा देखें इसे। आई होप विजिबल है। चलिए, यहां पर हैं गाइस, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, सॉरी, चलिए ये पढ़ रहे हैं हम लोग, आइदर और, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। तो ध्यान रखना गाइस, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल केवल दो के लिए किया जा सकता है। केवल कितने के लिए किया जा सकता है? दो के लिए किया जा सकता है। दो से अधिक होने पर, दो से अधिक होने पर, यदि वाक्य सकारात्मक है तो हमें वन ऑफ का यूज करना पड़ता है, और अगर वाक्य नकारात्मक है तो हमें नन ऑफ का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? वन ऑफ या नन ऑफ का यूज करना पड़ता है। ठीक है,
आइदर ऑफ योर टू सन्स, वाक्य सही है, यानी कि तुम्हारे दो पुत्रों में से कोई एक, सकारात्मक वाक्य है तो बिल्कुल सही है, दो में से एक। अब अगर मैं कहूं आइदर ऑफ योर 5 सन्स, क्या कह रहा हूं मैं यहां, आइदर ऑफ योर 5 सन, आपके 5 पुत्रों में से एक, वाक्य गलत है। ये वाक्य पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ का यूज केवल दो के लिए किया जा सकता है। अगर मोर देन 2, अगर दो से अधिक हैं, तो सकारात्मक वाक्य के लिए मुझे किसका यूज करना है, वन ऑफ का। तो इसे सुधारने के लिए मैं क्या कहूंगा, यहां से आइदर को हटा दूंगा और यहां पर क्या लिख दूंगा, वन ऑफ योर 5 सन्स, यानी कि आपके 5 पुत्रों में से एक। गेटिंग माई पॉइंट। अब आगे आप वाक्य कुछ भी बना सकते हैं, आपके 5 पुत्रों में से एक समझदार है, एक सबसे लंबा है, एक सबसे ज्यादा कमाता है, एक चोर है, उठाई गिरा है, कुछ भी है भाई, ठीक है, जैसा भी है भाई, बेटा तो बेटा ही है, ठीक है, पूत है चाहे कपूत है, जैसा भी है घर में तो काम वो ही देगा, ठीक है साहब। तो वन ऑफ योर 5 सन, यानी आपके 5 पुत्रों में से एक पुत्र की बात की जा रही है। तो इतना सा हमें यहां समझना है कि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का इस्तेमाल केवल दो के लिए होगा। अगर दो से अधिक हो जाते हैं तो आइदर ऑफ की जगह वन ऑफ बोल दिया जाएगा और नाइदर ऑफ की जगह नन ऑफ बोल दिया जाएगा। यहां देखिए, आइदर ऑफ हिज 2 सन्स कमिंग टू माई हाउस, वन ऑफ हिज 5 सन इज कमिंग टू माई हाउस। एक बार मैं नेगेटिव जो है उसका भी आपको एग्जाम्पल बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। Neither of his 5 books, उसकी 5 किताबों में से एक भी नहीं। तो 5 किताबें हैं ना, 2 से अधिक हो गई, तो मैं यहां पर नाइदर ऑफ ना लिख करके, ये गलत हो गया मेरा, यहां क्या लिखूंगा, नन ऑफ हिज 5 बुक्स। गेटिंग माई पॉइंट। यहां पर मैं नाइदर का यूज नहीं कर सकता। हाँ, अगर 5 बुक नहीं होता और अगर होता 2 बुक्स, क्या होता है यहाँ पे, 5 ना होकर के 2 बुक्स होता, तो ऐसी कंडीशन में मैं कह देता कि नहीं साहब नाइदर सही है। क्यों, क्योंकि 2 की बात हो रही है तो 2 के लिए हम नाइदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमारा आइदर और नाइदर का टोटल पूरा कंप्लीट टॉपिक है। इसके बाहर इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है। इतना ही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है किसी भी लेवल पे। इट्स नॉट अबाउट ओनली रीट लेवल, क्योंकि रीट लेवल पे अपन कुछ चीज़ों को पुराने क्वेश्चन पेपर को बेस बना करके पढ़ते हैं कि भाई उसमें क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें तो केवल टॉपिक का नाम दे दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दिया, क्या पूछेगा है तो दिया नहीं। पुराने साल के सारे क्वेश्चन पेपर उठा के निकाले, देखे, तब हमें पता चला कि भाई उसमें से केवल आइडेंटिफिकेशन पूछने वाला है लेवल 1 पे। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसमें हमसे क्या पूछने वाला है, तो हमें चीज़ें कहीं थोड़ी फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई देती हैं। कभी थोड़ा डीप में पूछ रहा है, कभी बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछ रहा है। तो हमें तैयारी इस तरह से रखनी है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आंसर हमारा एक भी गलत नहीं होने वाला है। हमारी पूरी कोशिश वो रहनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है एडजेक्टिव एंड क्लॉज से रिलेटेड। इसको हम लोग देखते हैं अच्छी तरीके से। एक बार मैं इसे थोड़ा लार्ज कर देता हूँ। नंबर 4 हमारा जो है एडजेक्टिव क्लॉजेस। एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या बनते हैं कि द वर्ड्स विच कम्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट अफेक्ट देयर अग्रीमेंट, यानी कि वे शब्द जो कर्ता और क्रिया के मध्य आते हैं उनके अग्रीमेंट को प्रभावित नहीं करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। बच्चे बहुत आसानी से इसके अंदर बेवकूफ बन जाते हैं और आंसर गलत करके आ जाते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा गया है, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज वेरी गुड। बच्चा पढ़ते ही कह देगा सर वाक्य गलत है, मैंगोज लिखा हुआ है, मैंगोज के साथ इज लगा रहे हो, ऐसा कैसे? मैंगोज का मतलब तो हो गया बहुत सारे आम, तो बहुत सारे आमों के साथ इज कैसे लगेगा? बस यहीं पर हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा एडजेक्टिव, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ऑफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि कभी भी अगर स्थिति दिखे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, स्थिति लिख लो भाई, नाउन प्लस ऑफ प्लस
नाउन की स्थिति अगर कभी भी दिखाई देती है तो समझ जाओ कि पहला नाउन हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा नाउन हमारा एडजेक्टिव है। तो मुझे बताओ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चुनोगे कि एडवर्ब एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चुनोगे? किसके अकॉर्डिंग चुनोगे? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है कि एडजेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वहां पर चुनना है, और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? फर्स्ट नाउन जो होगी वो हमारा सब्जेक्ट होगा। अब आ जाओ वापस आप क्वेश्चन पे। तो क्वालिटी ऑफ मैंगोज में से क्वेश्चन क्या, वो सब्जेक्ट क्या है? क्वालिटी हमारा सब्जेक्ट है। क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। अब गुणवत्ता शब्द जो है वो एक वचन का है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इज लगाना है कि आर लगाना है। तो सब्जेक्ट तो रह गया मेरा यहाँ और वर्ब रह गई मेरी यहाँ, उसके बीच में दो शब्द आ गए ऑफ मैंगोज। मेरा नियम क्या कहता है? द वर्ड्स विच कम बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब डज नॉट अफेक्ट देयर अग्रीमेंट। वे शब्द जो कर्ता और क्रिया के मध्य आते हैं वे कभी भी उनके अग्रीमेंट को, उनकी सहमति को प्रभावित नहीं कर सकते। इसी वजह से इस सहमति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा बीच वाले शब्दों का। दूसरा इसके अंदर हमारा एग्जाम्पल बनता है क्लॉज से रिलेटेड। राम गोज टू जिम। मेरा मुख्य वाक्य क्या है? राम गोज टू जिम। बीच के अंदर मेरा एक क्लॉज आ गया। क्लॉज क्या आया? हु इज माई ब्रदर। अब इतना बड़ा एक पूरा का पूरा वाक्य आ गया, लेकिन फिर भी राम के साथ में जो गोज लगना चाहिए था थर्ड पर्सन सिंगुलर के अकॉर्डिंग, उसे प्रभावित नहीं कर पाया है। गेटिंग माई पॉइंट? अब कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होंगे, पहले सर आपने एक वाक्य बोला था उसमें लगाया विंस, यहाँ पर आपने लगा दिया गोज, यहाँ पर आपने लगाया एस, यहाँ पर लगाया ईएस। पहला वीडियो देखो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, पैर पकड़ के कहता हूँ, पहला वीडियो देखो। उसमें इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है शॉर्ट में। अभी मैं आपको फिर से बताऊंगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए फर्स्ट वीडियो को एक बार आप देखिए, और देखने के बाद में आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार मुझे कमेंट में ये क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गाइस? तो अगला हमारा यहाँ पर आता है नाउन। अब नाउन से रिलेटेड साहब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नाउन से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरीके के नाउन हैं, 5 तरह के नाउन हैं, उनकी क्या कंडीशन रहती है, कैसे वो साथ में जुड़ते हैं, नाउन हमने पहले भी देखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ नाउन को बेस बना करके क्वेश्चन बनते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन को बेस बना करके क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा एक बार देखें। तो इसको ऊपर ले लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। अगर कभी भी होगी तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? मैंने 3 तरह की बताई थी, 3 नियम बताए थे कलेक्टिव नाउन में। सबसे पहला, बहुत सारे लोग मिलकर के एक समूह बनाते हैं, एक कोई भी समूह को दर्शाता है। नंबर 3, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। नाउन वाला वीडियो देखेंगे तो ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, एक टीम का, एक क्रू का निर्माण करते हैं, आर्मी का निर्माण करते हैं, तो वहाँ वो कलेक्टिव नाउन बनता है, सिंगुलर में रहता है ज़्यादातर। यहाँ पे हमारा नियम क्या कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब रहती है। टीम मेरा कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ इसका इस्तेमाल हुआ। टीम में जो खिलाड़ी हैं 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, निर्भर करता है कि आप कौन से खेल की बात कर रहे हैं। बैडमिंटन की बात करेंगे तो 5 ही होंगे, अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो 12-15 होंगे। तो इसलिए अलग अलग उसमें खिलाड़ियों की संख्या हो सकती है, लेकिन टीम कितनी होगी? टीम तो एक ही होगी। अब इसका एक्सेप्शन केस है, मैंने 3 शब्द लिखे हैं, इन 3 शब्दों पर ही 80% तो इसी पे क्वेश्चन बन जाता है। अगर इस पे क्वेश्चन बनना होगा तो 80% इसी वर्ड पर बन जाएगा, जज पे। 2 वर्ड मैंने और लिए इसके अंदर, ऑर्केस्ट्रा और ऑडियंस, ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन केस ये कैसे बन रहा है? जज कंफर्म्स द वर्डिक्ट, यानी कि जज ने, जूरी जो है, जूरी मतलब होती है कि 5, 7, 9 या 3 जजेस की जो बेंच होती है उसे हम क्या कहते हैं? जूरी कहते हैं। जूरी के अंदर एक जज नहीं होता, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13 इस तरीके से होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स के अंदर होते हैं। तो उन सब ने मिलकर के क्या है, अपने वर्डिक्ट को, अपने फैसले को कंफर्म कर दिया। तो मुझे यहाँ पर बताओ, आइडियोलॉजिकल
आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, कि सबने मिलकर के 7 जने थे 9 जने थे, सबने मिलकर के कह दिया कि हाँ साहब ये दोषी है। तो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, इस वजह से ज्यूरी के साथ में कन्फर्म्स हो गया, वापस वही बात आ गई, एस लग गया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन जैसे ही देखो डिवाइडेड देयर ओपिनियन, यानी कि ज्यूरी जो है उन्होंने अपनी अपनी राय को अलग अलग रखा है, यानी कि एक ज्यूरी की, एक जज की राय दूसरे जज से नहीं मिल रही है, यानी कि वहां पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ चुके हैं। अगर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, यानी कि ज्यूरी एक समूह की तरह काम नहीं कर रही है, अलग हो चुकी है, टूट चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पर हैव का यूज किया, हैज का यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यूरी वर्ड मेरा सिंगुलर है और यहाँ पर प्लूरल है। एक रूपता, एक समरसता या एकता दिखाई दे रही है तो ज्यूरी सिंगुलर है। अगर उनमें भेद दिखाई दे रहे हैं, भिन्नता दिखाई दे रही है, तो ज्यूरी प्लूरल हो जाएगी। उसी तरीके से ऑर्केस्ट्रा को अगर हम देखते हैं, बैंड बजता, बैंड जिसको हम बोलते हैं ना, जनरली बैंड बोलते हैं, तो ऑर्केस्ट्रा या बैंड जो है, अगर सारा का सारा ऑर्केस्ट्रा मिलकर के एक सिंगल सॉन्ग को प्ले कर रहा है तो इसका मतलब ऑर्केस्ट्रा सिंगुलर है। लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा में जितने लोग हैं वो सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, वहां पर यूनिटी दिखाई दे रही है क्या? अगर यूनिटी दिखाई नहीं दे रही तो प्लूरल है, अगर सब मिलकर के एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो सिंगुलर है। ऑडियंस जो है वो खड़ी होकर के तालियां बजा रही है, तो इस कंडीशन में तो क्या सारी ऑडियंस खड़ी होकर के तालियां बजा रही है, तो इसका मतलब यूनिटी दिखाई दी। लेकिन मैं कहूं कि ऑडियंस अपनी अपनी सीट पर बैठ चुकी है, तो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? भाई सारी की सारी ऑडियंस मिलकर के एक सीट पे तो बैठने से रही, सब अलग अलग ही बैठेंगे ना अपनी अपनी सीट पे, तो इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंसेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आने के बाद भी ऑडियंस जो है वो क्या हो जाएगी, प्लूरलाइज हो जाएगी, उसे प्लूरल माना जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक रूपता, यूनिटी, समरसता दिखाई दे सिंगुलर, डिफरेंसेस दिखाई दे प्लूरल, यानी कि सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि ज्यूरी, ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस जैसे शब्द सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर नाउन से रिलेटेड ही है आगे का भी टॉपिक, उसे हम लोग देखते हैं। ये टॉपिक हमारा क्या कहता है, ये कहता है कार्डिनल नंबर के साथ में अगर प्लूरल नाउन हो तो वह भी प्लूरल ही हो जाती है। कार्डिनल नंबर क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिएगा, इस नंबर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल और एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3, सॉरी न्यूमेरिकल्स में नहीं लिखना चाहिए मुझे, 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग को बताते हैं और ये ऑर्डर को बताते हैं। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर आदेश नहीं है, ऑर्डर का मतलब हिंदी में क्या है, यहाँ पे क्रम, यानी कि ये गिनती करने को बताते हैं, गणना को बताते हैं, और ये किसको बताते हैं, ये क्रम को बताते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्डिनल नंबर्स की, 1 2 3 वाले कार्डिनल नंबर्स की बात कर रहे हैं कि कार्डिनल नंबर के साथ अगर कोई प्लूरल नाउन हो तो वह भी प्लूरल हो जाती है। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 7 स्टूडेंट्स, यानी कि 7 विद्यार्थी। क्या लिखा मैंने, इज के आर, 7 विद्यार्थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 7 हैं? अगर मेरी कक्षा में विद्यार्थी हैं और मैं पता लगाना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी हैं, तो कैसे पता लगाऊंगा? काउंट करूंगा ना उन्हें, गिनूंगा, गिनते समय क्या बोलूंगा, 1 2। जैसे मैंने बोला 2, मेरे तो विद्यार्थी वहीं प्लूरल हो गए। जैसे मैंने 2 कहा, मेरे विद्यार्थी तो वहीं पर बहुवचन हो जाएंगे, क्योंकि 1 से ज़्यादा होते ही बहुवचन हो गए। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 गिना। अब मैं क्या कहूँगा कि 7 विद्यार्थी बाजार जा रहा है या जा रहे हैं? 7 विद्यार्थी बाजार जा रहा है या जा रहे हैं? क्योंकि 7 विद्यार्थी बोल रहा हूं तो विद्यार्थी 7 बाजार जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। क्यों? क्योंकि ये आ गया हमारा कार्डिनल नंबर और उसके बाद आ गया हमारा प्लूरल नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आ गई प्लूरल वर्ब का भी हमें यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शन केस है इसी रूल का। क्या कहता है, कार्डिनल नंबर के साथ अगर प्लूरल नाउन हो,
लेकिन इस प्लूरल नाउन में कोई सर्टेन अमाउंट बताया जाए, वेट बताया जाए, हाइट बताई जाए, पीरियड बताया जाए, डिस्टेंस बताया जाए, तो हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर हो जाती है। देखिए अब मैं इसको कैसे बताऊं कि सर्टेन अमाउंट कैसे होगा। सर्टेन अमाउंट का मतलब ये है कि जब हम उसे एक यूनिट की तरह देखते हैं, भाई 10,000 रुपये हैं आपके पास, 10,000 आप कैसे गिनोगे? एक एक रुपए को गिनोगे तभी तो 10,000 होंगे, लेकिन 10,000 रुपये जब पूरे आप गिन चुके होंगे तो वो अपने आप में एक पूरा कंप्लीट यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? एक पूरी एक संपूर्ण संख्या हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 30 किलोमीटर बहुत लंबी दूरी है जाने के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं 30 किलोमीटर का एक यूनिट मान रहा हूँ कि 30 किलोमीटर क्या है? एक सिंगल यूनिट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि कमरे के हिसाब से 20 फीट की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे क्या फिट थोड़ी गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, ऐसा थोड़ी गिन रहा हूँ, मैं एक उसे सिंगल मान रहा हूँ, उसे 20 फीट को मैं एक सिंगल यूनिट मान रहा हूँ। तो जब भी मैं अमाउंट यानी पैसा, धनराशि, राशि को, वेट को, वजन को, हाइट को, लंबाई को, पीरियड, कालांश, एक महीना, एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनी सेकंड होते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने तो उसे एक यूनिट मान लिया। एक महीना 30 दिन का समय, एक यूनिट हो गया, सिंगल यूनिट, राइट और रॉन्ग? एक सप्ताह 7 दिन का समय, एक दिन 24 घंटे की यूनिट, राइट और रॉन्ग? 24 घंटे की एक यूनिट होकर के एक दिन बनता है। तो उसी तरीके से जब हम पीरियड को एक यूनिट में बांधते हैं, या डिस्टेंस, दूरी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 30 किलोमीटर, तो वहां पर हमारी वर्ब कैसी हो जानी चाहिए? सिंगुलर हो जानी चाहिए। 10,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है। कैसा अमाउंट है? अ ह्यूज अमाउंट। अ का मतलब एक, अ अमाउंट, यानी कि वैसे तो एन अमाउंट होना चाहिए, लेकिन ह्यूज आ गया तो हम वहां पर क्या बोलेंगे? 10 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट, यानी कि एक बहुत बड़ी धनराशि। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें एक और रूल आएगा इससे रिलेटेड ही, नहीं आई थिंक इससे रिलेटेड रूल पूरे हो चुके हैं। हाँ एक रूल और है, जैसा कि मुझे लगा ही था। चलिए अब आगे ये क्या कहता है? इफ इट मेक्स सेपरेट यूनिट्स। मान लीजिए कि वो एक यूनिट नहीं बन रहा है, अलग अलग यूनिट बन रहा है। जैसे कि मैंने एक यूनिट तो बना लिया उसे, ठीक है, यानी 30 किलोमीटर का एक यूनिट तो मैंने देख लिया, लेकिन 5 किलोमीटर मैं पैदल चल के जाऊंगा, उसके बाद 5 किलोमीटर मैं साइकिल पे जाऊंगा, उसके बाद 5 किलोमीटर मैं बाइक पे जाऊंगा, उसके बाद 5 किलोमीटर मैं ट्रेन में जाऊंगा, उसके बाद मैं कार में जाऊंगा, उसके बाद मैं बस में जाऊंगा, उसके बाद मैं ऑटो में जाऊंगा। ऐसे करके मैं 30 किलोमीटर का दायरा पूरा कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि 30 किलोमीटर एक यूनिट रहा क्या? मेरे पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन मुझे अलग अलग लोगों में बांटने हैं, किसी को 5,000, किसी को 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000 देना है। अब ऐसी कंडीशन में क्या वो 50,000 या 10,000 का या 20,000 का जो यूनिट, जो अमाउंट है, क्या वो एक सिंगुलर यूनिट है? क्या वो एक यूनिट रही है या वो डिवाइड हो गई? क्या वो सेपरेट हो रही है या सिंगल यूनिट बन रही है? वो सेपरेट हो रही है। और हमें पता कैसे चल रहा है? वाक्य के अनुसार पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? 10,000 रुपीज आर गोइंग टू बी डिवाइडेड, यानी कि 10,000 रुपये बांटे जाने हैं। अब बांटे जाने हैं तो टुकड़े होंगे, फिर सिंगल यूनिट कहाँ रही? और सिंगल यूनिट नहीं रही, बांटे जाने हैं, टुकड़े होने हैं, तो टुकड़े तो बहुवचनवाची ही होंगे। तो मैं यहाँ पर आर का यूज करके कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये पैसा क्या होना है? डिवाइड होना है। क्या होना है? ये पैसा बंटना है। क्या बंटने के बाद में ये सेपरेट यूनिट रहेगा कि सिंगल यूनिट बनेगा? सेपरेट यूनिट बनेगा। और सेपरेट यूनिट्स बनेगी तो मेरी वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तभी मैं सही तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाऊंगा, अगर मैं इन बातों को एक्सेप्ट करता हूं तो। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्या बनता है? नंबर 6 है हमारा, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, इन सब के साथ में, मैनी नहीं है, सॉरी, मैनी अ के साथ में अगर सिंगुलर नाउन होती है तो, सॉरी ये नाउन गलत लिखा हुआ है, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब भी वहां पर सिंगुलर ही होनी हमारी चाहिए। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज, मैनी अ मैन हैज, राइट और रॉन्ग? क्योंकि इन सारे शब्दों का नियम है कि इन सारे शब्दों के बाद में अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही रहनी चाहिए। उसी नियम का हम यहाँ पालन कर रहे हैं।
ये सारे शब्दों को देखा, स्टूडेंट आया, उसके बाद में जो हमारी वर्ब है वो क्या आएगी, स्टूडेंट हमारा सिंगुलर नाउन हो गया, तो उसके बाद में वर्ब भी हमें सिंगुलर ही रखनी चाहिए। इसके लिए आपको इन शब्दों को एक बार देखना होगा। एक्चुअली ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस है सारे, ठीक है, मतलब फॉर आवर नॉलेज कि ये सारे के सारे क्या हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस है। अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में अगर कोई सिंगुलर नाउन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, वर्ब को भी सिंगुलर रखना चाहिए, फॉर जस्ट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, याद रखने के हिसाब से थोड़ा ध्यान रह जाएगा उससे। नेक्स्ट हमारा आता है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ये बहुत अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा इन द सेंस इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या कह रहा है हमारा ये रूल, ईच, एवरी या वन के बाद अगर ऑफ आ जाए और उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन आ जाए या कोई प्रोनाउन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो वर्ब है वो सिंगुलर ही रहेगी। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन मतलब ये इस तरीके से है, या तो प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में हमारी वर्ब को हमें सिंगुलर रखना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, वन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि वन आ गया, ऑफ आ गया, और ये मेरी नाउन आ गई, और ये नाउन मेरा कैसा है, प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे वर्ब कैसे रखनी है, सिंगुलर रखनी है। तो मैंने वर्ब क्या रखी है, इस वर्ब का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक की बात हो रही है, बहुत सारे विद्यार्थियों में से प्रत्येक की बात हो रही है, ठीक है। ईच ऑफ द टीचर्स, यानी कि शिक्षकों में से प्रत्येक, वर्क्स वेरी हार्ड फॉर देयर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों के लिए कठिन परिश्रम करता है, ना कि करते हैं। शिक्षकों में से प्रत्येक करता है, ना कि प्रत्येक करते हैं, क्योंकि प्रति एक बात आ गई ना, एक की। जब हम बोलते हैं प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब क्या होता है, ईच या एवरी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, प्रति एक, और जो एक है वो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल कैसे हो सकता है। वन एक है, एवरी एक है, ईच एक है, ठीक है। किन में से, इनमें से एक है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन में से, यानी कि वन ऑफ देम, यानी कि उन सब में से एक, इज ट्रुथफुल, यानी कि वह सत्यवक्ता है। इज, वन ऑफ देम इज, यानी कि उन सब में से एक, तो एक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सिंगुलर में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कई तो स्टूडेंट बड़े फैसिनेट होते हैं इस सेंटेंस से, इस रूल से बड़े फैसिनेट होते हैं वो। एक मिनट, ये और बड़ा हुए जा रहा है। चलिए क्या कहता है हमारा ये रूल, नंबर 8 रूल हमारा क्या कहता है, इफ, एज इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस, वुड दैट। अगर इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में हो, यानी कि इसके बाद में वाक्य है, और ये सारे के सारे वाक्य, ये सारे के सारे शब्द जो हैं, ये सारे के सारे फ्रेजेस जो हैं, ये वाक्य से पहले आ जाते हैं, तो ये हमारी किसको बताते हैं, पास्ट इमेजिनेशन को, भूतकालिक कल्पनाओं को। ऐसा होता तो वैसा हो जाता, हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को। हमारी भूतकालिक जो कोरी कल्पनाएं होती है ना, परीक्षा खत्म होने के बाद, काश मैं पढ़ लिया होता, काश मैंने सर की बात सुन ली होती, काश मैंने प्रैक्टिस कर ली होती, काश मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होते, काश मैंने रिवीजन कर लिया होता। तो ये सारे जो काश हैं आपके, ये क्या हैं, पास्ट इमेजिनेशन या अनफुलफिल्ड डिजायर्ड हैं, पास्ट की ऐसी इच्छाएं जो अपूर्ण इच्छाएं हैं, जो हम कहते हैं ना, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, वर्तमान में नहीं, भूतकाल में अगर होता, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा कि हमेशा वर का यूज़ करना होगा। सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ करना होगा, हमेशा वर का यूज़ करना होगा। पास्ट टेंस का स्पेसिफिक सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है। कौन सा है ये, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस का मतलब होता है परिचयात्मक वाक्य। कौन सा होता है, परिचयात्मक वाक्य। इसे कई बार डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, विवरणात्मक वाक्य भी यही होता है, और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी यही होता है। नाम अलग अलग हो सकते हैं कहीं पर, लेकिन वाक्य का संरचना यही होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होगा। सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। बात समझना बहुत ज़रूरी है।
मैं इस रूल के बारे में नहीं बता रहा, अभी केवल इंट्रोडक्टरी सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ आई वॉज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट हो गया, वॉज मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, अ स्टूडेंट क्या है, क्या मैं इसे ऑब्जेक्ट कहूँ, क्या ये वाक्य का कर्म है, नहीं है, क्योंकि वाक्य का कर्म क्या होता है, कर्म किसका होता है, वाक्य का या कर्ता का नहीं होता है, कर्म होता है क्रिया का। तो जब यहाँ पे क्रिया है ही नहीं तो कर्म कहाँ से होगा, तो ये मेरा अ स्टूडेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बात समझ में आई। तो जब जितने भी परिचयात्मक वाक्य हैं, माई नेम इज चित्रांश दादेच, आई एम योर टीचर, आई लिव, सॉरी नहीं लिव तो आ गया, मेन वर्ब आ जाएगी, तो आई एम योर टीचर, इस तरह के जितने वाक्य होंगे, आई वॉज अ स्टूडेंट, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी ना किसी को, ठीक है। यहाँ पर कभी भी मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है, हम क्यों इतनी सारी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो सिंपल पास्ट टेंस में बनने वाले सेंटेंस में हर सेंटेंस में वर का इस्तेमाल ही किया जाएगा, वॉज का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा। अगर मैं इसके आगे इफ लगा दूं तो मैं यहां पर वॉज नहीं लिख सकता, मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, इफ आई वर अ स्टूडेंट, अगर मैं एक विद्यार्थी होता, इफ आई वर अ सिंगर, अगर मैं एक गायक, यदि मैं एक गायक होता, एज इफ ही वर अ डांसर, यदि वह एक नर्तक होता, यानी वो एक डांसर होता। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरीके से हमें इसे देखना है। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है, आशावादी वाक्य। कौन से हैं ये, कौन से वाक्य हैं, बोलो, आशावादी। जब हम किसी चीज की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, तो क्या सच में भगवान उसका भला करता है क्या? अब वो उसके कर्मों पर निर्भर करेगा कि भगवान उसका भला करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करेगा ये मेरे हाथ में थोड़ी है, मैं तो इस चीज़ की आशा कर सकता हूँ। तो गॉड ब्लेस यू जब मैं कहता हूँ, तो अगर मैं ग्रामर की दृष्टि से इसे देखूँ, अगर पॉइंट प्रोस्पेक्टिव, अगर मेरा ग्रामेटिकल प्रोस्पेक्टिव रहेगा, तो गॉड है वर्ड मेरा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसके साथ एस, ई एस या आई एस का प्रयोग होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, जो हमारा कल का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो एस ई एस आई एस का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो मैंने ब्लेस ही लिखा हुआ है, ब्लेसिस तो नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हमारा रूल कहता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। और जब प्लूरल होती है वर्ब, तो इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग वहां पर किया जाता है। अगला मैं कहता हूँ लॉन्ग लिव द किंग। तो जब मैं कहता हूँ ये मेरा किंग मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैं लॉन्ग लिव कहता हूँ तो लिव्स कहना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे एस ई एस लगाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक आशावादी वाक्य है, मैं यहाँ पर एस ई एस आई एस का प्रयोग नहीं करूँगा। इन दोनों ही जगह पर मेरी वर्ब जो है वो कैसी है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? आशावादी वाक्यों के अंदर जो हमारी वर्ब रहेगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगी, कभी भी सिंगुलर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक हमारा क्या है? नंबर। ये फ्रेजेस हैं 2-3, इन फ्रेजेस को समझना थोड़ा आवश्यक है। ज़रा देखें, एक मिनट, थोड़ा और इसे एनलार्ज कर देता हूँ। ओके, नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। अगर कभी भी ये 3 चीजें दिखाई दें और उसके बाद में आ जाए प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखाई दे, तो नाउन वहां पर, सॉरी फिर से, तो वर्ब वहां पर प्लूरल रहेगी। वर्ब वहां पर क्या रहेगी? प्लूरल ही रहनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या था? अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ। क्या करना है हमें यहाँ? अ नंबर ऑफ। उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन लेनी है, तो स्टूडेंट्स मेरा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उसके बाद में मेरा जो वर्ब है वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा वर्ब प्लूरल हो गया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब पता है क्या होता है? काफ़ी बड़ी तादाद में विद्यार्थी। अ नंबर ऑफ कैटल यानी बड़ी तादाद में मवेशी। अ नंबर ऑफ पीपल काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग। अ नंबर ऑफ बुक्स यानी कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में किताबें। तो जब मैं कहता हूँ अ नंबर ऑफ, तो इसका मतलब होता है काफ़ी तादाद में, और जो चीज़ काफ़ी तादाद में होगी वो हमेशा क्या होगी? प्लूरलाइज होगी, वो कभी सिंगुलर नहीं होती। तो जब वो प्लूरल होगी तो उसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी डेफिनेटली वो भी प्लूरल होनी चाहिए।
वो फिर सिंगुलर कैसे हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पर मैं कंजक्शन सॉरी मेरा आर्टिकल जो है वो मैं अ लगा रहा हूँ, अ ना लगा करके मैं यहाँ पर द लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? द लगा देता हूँ। बाकी सारी स्थिति वैसे ही रखता हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके साथ में जो मेरा बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? सिंगुलर वर्ब बनेगा। कैसा वर्ब बनेगा वो मेरा? वहां पर सिंगुलर वर्ब बनना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हम लोग ध्यान से देखते हैं कि द नंबर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द ग्रेट नंबर ऑफ अगर होता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ अगर होता है तो वहां पर हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है। जैसे कि द नंबर ऑफ बॉयज इज, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, अ नंबर ऑफ था तो आर हो गया, द नंबर ऑफ आया तो इज हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इज लेस देन अर्लियर, यानी कि पहले से कम है। वीडियो में ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। पहले वीडियो के अंदर आपका काफ़ी प्यार मिला, सेकंड में हम और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और आप उसे शेयर करें और हमारे लिए थोड़ी सी अपनी जो केयर है उसे दिखाएं। द अमाउंट ऑफ और द क्वालिटी ऑफ, द के साथ में अगर अमाउंट या क्वालिटी वर्ड आता है, द अमाउंट ऑफ, द क्वालिटी ऑफ, इसके साथ में अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन पहले भी बता चुका हूं, कौन कौन सी है भैया बताओ? मास्टर ऑफ आर्ट्स, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो हमारी कौन सी हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए, द क्वालिटी, यही चाहिए था हमें, द अमाउंट ऑफ या द क्वालिटी ऑफ। तो द क्वालिटी ऑफ मिल्क, मिल्क क्या है मेरा? मटीरियल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ इज वेरी गुड लग रहा है। राइट और रॉन्ग? तो क्योंकि द अमाउंट ऑफ मिला, द क्वालिटी ऑफ मिला, अनकाउंटेबल नाउन मिला, तो उसके साथ मेरा वर्ब कैसा हो गया? सिंगुलर वर्ब वहां पर हो जाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? किसी की कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, आगे रह तो नहीं गया कुछ? या दैट इज इट। ओके गाइस, तो किसी भी तरह की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। और नेक्स्ट एक वीडियो और लेकर के आऊँगा मैं, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे। हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन्हें हम लोग क्लासरूम में सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट का सेशन मैं आपको वही दूंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। टिल दैट काइंडली प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं लाइक कीजिए, और डेफिनेटली आपके जो भी रिव्यूज़ हैं हमारी टीचिंग को लेकर के या सब्जेक्ट टॉपिक को लेकर के या टीचिंग मेथड्स को लेकर के, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और अच्छा सा अच्छा हमें आप कमेंट दीजिए, मार्किंग दीजिए, और प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।